I'm Razakul Islam. I'm from Assam. Actually, I'm working in the sector of aquaculture. So, Dr. Mansoor sir has invited me for my speech. I don't know, I am capable of talking in the student of fisheries. Actually, I am. My background is I am an engineer by profession. So, you know much better than me. I just have some practical knowledges that I will share with you. So I want to have a interactive session rather than having a I'll be speaking, you will be listening. Not that kind of session I don't like. So मैंने जब शुरुआत किया था then I was just graduated from Assam Engineering College. मैं स्टूडेंट लाइफ मेरी काफ़ी अच्छी रही है. हिंदी मेरा थोड़ा ख़राब है, उसको माफ़ करना. मैं असम से पढ़ाई किया है मैंने अप टू क्लास 12. फिर मैंने एक साल कोचिंग किया था कोटा में. फिर मेरा एडमिशन हुआ असम इंजीनियरिंग कॉलेज. फिर एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में मैं काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था. तो सबका सपना था कि लड़का पढ़ाई करके कुछ करेगा, जॉब करेगा, कोई रेपुटेड पोस्ट में होगा या फिर सिविल सर्विसेज में जाएगा. सबका सपना था. सबका अपना अपना सपना होता है. घर में फैमिली वाले भी सोच रहे थे कि लड़का कुछ जॉब वगैरह करेगा, सेटल रहेगा. फिर मैंने फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का हम लोगों का 4 साल होता है. तो फाइनल ईयर आते आते मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब नहीं करना है, बिजनेस करना है. तो फिर पहली बार मैं पापा के पास गया कि पापा मुझे बिजनेस करना है. एंड ही वाज लाइक क्या, इसलिए इतना पढ़ाई लिखाई किया तो बिजनेस करना था. तो क्लास मैट्रिक पास करके भी तुम बिजनेस कर सकते थे, क्यों इंजीनियरिंग क्यों किया. सो मेरा मतलब ये था कि मुझे डिग्री कंप्लीट करना था और मैं फिजिक्स में काफ़ी अच्छा था, तो मुझे इंजीनियरिंग ही करना था. फिर पापा को कन्विंस करना पड़ा. फिर फैमिली वाले लोग बोल रहे थे इतना पढ़ाई करके क्या फ़ायदा हुआ, तुम बिजनेस ही करने वाले हो. फिर जाके पापा ने बोला ठीक है, तू बिजनेस करना चाहता है तो कर, लेकिन कोई भी जॉब का तू अपॉइंटमेंट लेटर लेके आके मेरे हाथ में दे, ताकि तेरा बिजनेस फेल हो गया तो तू जॉब कर सके. That you are capable of doing a job before going to business. Then मैंने मैराइन इंजीनियरिंग होता है, एक जॉब होता है मर्चेंट नेवी का. तो वो मेरे ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था जो वो बैठ के मैंने क्रैक किया था. फिर जाके वो अपॉइंटमेंट लेटर है. अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास पड़ा. उसके अगले दिन मैंने रिजेक्शन लेटर दिया उनको. फिर अपॉइंटमेंट लेटर जाके पापा को दिखाया, ये अपॉइंटमेंट लेटर है, मुझे कल से बिजनेस करना है. फिर बोला ठीक है, क्या करेगा. फिर मैंने बहुत घूमा इंडिया में. वेस्ट बंगाल से लेके दिल्ली, आंध्रा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी मेरा 1-2 महीना मैंने सिर्फ घूमने में निकाल दिया. क्या करना है, ढूंढना है बिजनेस. फिर घूमने के बाद देखा इंडिया का सबसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एक्वाकल्चर का है. इंडिया में बाकी सब सेक्टर में आपको ऑर्गेनाइज मिलेगा, सब सेक्टर में पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, लेकिन एक्वाकल्चर में अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग निकल के भी ऑफिसर्स ही बनोगे, डेवलपमेंट ऑफिसर्स ही बनोगे. जो लोग एक्वाकल्चर का पढ़ाई करते हैं वो लोग जाके फिशरीज में नहीं जाते हैं. 95% ऑफ द पीपल आई नो. हमारे यहाँ पे जैसे फिशरीज कॉलेज में सीट है शायद 30-35, लेकिन हर साल 50 से ऊपर वैकेंसी निकलता है. तो वो लोग निकलते ही एफडीओस वगैरह बन जाते हैं. एफडीओस हो या फिर डेमोन्स्ट्रेटर्स हो या फिर कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल ही जाता है. तो वो लोग फिशरीज में नहीं आते. फिशरीज कौन करते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं हमारे इधर, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग जाके फिशरीज में घुसते हैं. तो मैंने सोचा कि इस सेक्टर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है. फिर
ऐसा नहीं है सब लोग अनपढ़ है, पढ़े लिखे भी बहुत लोग हैं जो इस सेक्टर में हैं, लेकिन वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं है कि ये जैसे कि असम में कोई है वो नहीं जानता है वेस्ट बंगाल में कौन कौन कर रहा है फिशरीज, या फिर वेस्ट बंगाल में कोई कर रहा है, आप लोग कश्मीर से नहीं जानते हो वेस्ट बंगाल में ये अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हमारा शुरुआत हुआ एक्वा ब्लू से। फिर हमने पहली बार शुरुआत किया कि हम लोग सीड वगैरह सप्लाई करेंगे। मैंने सोलो स्टार्ट किया था कंपनी। फिर अभी सीड का सोर्सिंग करना पड़ा। मुझे बिजनेस का उतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि बैकग्राउंड मेरा टेक्निकल है। तो हमने वेस्ट बंगाल में विजिट किया कि वेस्ट बंगाल में कहाँ कहाँ सीड मिलता है, और एक चीज़ नोटिस किया, वेस्ट बंगाल में हमने 10 शॉप अराउंड हमने विजिट किया, लेकिन 10 में क्वालिटी एंड प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। कहीं पे भी आपको फिश सीड वगैरह आप लोग खरीदने जाओगे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सिंगी का। सिंगी वेस्ट बंगाल में कहीं पे आपको 1.5 रुपया पीस में मिल जाएगा, 1.5 रुपीस, कहीं पे आपको 2.5 रुपया लगेगा, कहीं पे आपको 5 रुपया लगेगा। वही सीड असम तक ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग, मिडिलमैन का कॉस्टिंग वो लगा के आपको कहीं कोई मैं जैसे ले जाके बेचूंगा, वही सीड में ले जाके 1.5 रुपया में खरीदूंगा तो 5 रुपया में बेचूंगा, 5 रुपया में खरीदूंगा तो 8 रुपया में बेचूंगा। तो जाते जाते फार्मर के पास जाते जाते उसका इनपुट्स का कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है। फिर हम लोगों ने मैंने कॉलेज ऑफ फिशरीज के साथ हम लोगों ने रिलेशन बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है हम लोगों के उधर, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाया। तब जाके हम लोगों ने इनसाइट देखा कि इसके अंदर क्या क्या चल रहा है। और सबसे ज्यादा जो चीज होता है यहाँ पे, फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि असम का कोई भी फार्मर 5000 मछली के लिए वो वेस्ट बंगाल में जाएगा नहीं। आज के दिन में आप देखोगे फेसबुक में बहुत सारे लोग अपलोड कर रहे हैं कि मेरे पास ये सीड है, मेरे पास ये मशीनरीज है, मेरे पास ये फीड है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक में देख के कांटेक्ट करने के बाद यहाँ का अभी वेस्ट बंगाल का कोई भी सप्लायर हो वो बिना पैसे का असम में माल नहीं भेजेगा, और असम का फार्मर वेस्ट बंगाल से खरीदने से भला उसको लगेगा कि वहाँ का जो लोकल पर्सन है उनसे खरीदो, 3-4 रुपया ज्यादा देके भी वो लोग उनसे खरीदेगा। क्यों हो रहा है ये? मैंने जब ग्राउंड लेवल सर्वे किया तब देखा कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो या फिर आंध्रा हो, कहीं पे भी वो लोग सीट के लिए पैसा भेजते, 50% भी एडवांस भेजने के बाद वो पार्टी फोन रिसीव करना बंद कर देता है। मेजोरिटी ऑफ टाइम यही हो रहा है। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है ये सब हम लोगों ने एनालाइज किया, करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन भी है, उसका क्या कर रहे हैं हम लोग उसमें आएंगे। सर कैन यू गो टू द सेकंड स्लाइड। सो ये हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरियल लाइफ इनसाइड वर्सेस आउटसाइड। सीकिंग अ जॉब इज गुड बट इट्स बेटर टू गिव अ जॉब टू सम अदर पीपल। मैं अगर आज के दिन में जॉब करता तो मेरा लाइफ सेटल होता। आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ मेरे साथ 13 रेगुलर एम्प्लॉइज हैं और हजारों से ज्यादा लोग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस को हो, हमारा मछली कोई लेके जाता है बेचने के लिए, वो देखो आप, उसका ड्राइवर है, उसका लेबर है, वो मछली जो उठाते हैं फार्म से उनका फैमिलीज है, और जो मछली हम जहाँ पे बेच रहे हैं वो लोग ले जाके रिटेल में बेच रहे हैं उनका फैमिलीज है, मिडिलमैन है, हजारों की तादाद में लोग आपसे मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आपके साथ शेयर हो रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें हैक्टिक भी है। आप देखो अभी मैं अगर जॉब करता आज के दिन में कहीं पे भी बैठ के मैं आराम से जॉब करता रहता, लेकिन सर से बात हुआ, आज का मैं बोल रहा हूँ, परसों रात को हमारे इधर से निकले हम लोग, रात को पूरा रात लेओवर था हमारा दिल्ली में, तो दिल्ली से फिर यहाँ पे आए, सुबह के 8 बजे पहुंचे, बिना नींद का एक रात क्या, उसके बाद दिन में यहाँ आके पहुंचे, बैठ के मैं इसी प्रेजेंटेशन में काम कर रहा था। तो हैक्टिक भी बहुत ज्यादा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जॉब करना ही अच्छा था, फिर लगता है नहीं मैं बहुत मतलब ये कर रहा हूँ, अपना
मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मैं नहीं, मेरे साथ बहुत सारी फैमिलीज जुड़े हुए हैं, तो उनका भी फायदा कराना है, तो वो भी देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप बैंकरप्ट हो रहे हो, पैसा ही नहीं है अकाउंट्स में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अकाउंट्स में करोड़ों भरे हुए रहते हैं। तो दोनों साइड से देखोगे तो बाहर से जो खूबसूरती दिखाई देता है एंटरप्रेन्योर लाइफ में कि ये यहाँ जा रहा है, स्पीच दे रहा है, वहाँ घूमने जा रहा है। अभी जैसे एंटरप्रेन्योर फ्रेटर्निटी के लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ आया हूँ कश्मीर जैसे खूबसूरत जगह पे, स्पीच भी देने को मिल रहा है, घूम भी रहा हूँ, तो देखने में बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन मेरा यहाँ का प्लान है, यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ से आंध्रा जाऊँगा, वहाँ से उड़ीसा जाऊँगा काम से। लॉन्ग रूट है, हेक्टिक भी रहा, फैमिली से दूर, यहाँ पे आप बाहर बैठे हुए हो। तो यही है इनसाइड और आउटसाइड का मसला। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप लोग मुझे बताओ, आप लोग ड्रीम और गोल में क्या क्या डिफरेंस मानते हो? एक ड्रीम वर्सेस गोल रहता है। ड्रीम क्या होता है और गोल क्या होता है? व्हाट इज द ड्रीम एंड द गोल? कोई भी बोलो, प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्रीम जो हम सब देखते हैं कि हमें आगे चलकर क्या करना है, वो होता है जो मतलब जो अचीव करना है। ओके, सो डिफरेंस क्या रहा है इसमें? ड्रीम और गोल दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो इनका डिफरेंस मुझे आप लोग कोई भी समझा दो। राइट, और गोल भी होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपको ड्रीम की तरफ ले जाते हैं। राइट, और ड्रीम फिक्शनल भी होते हैं कभी। ट्रू, और गोल? तो गोल होता है कि रियल लाइफ में वो हम अचीव कर सकते हैं, लाइक आई हैव टू बी अ बेस्ट फुटबॉलर। ट्रू, और ड्रीम लीड्स टू गोल। टेक्निकली यस और नो। ड्रीम वो होता है जो आप सोचते हो मैं ये करूंगा। गोल वो होता है कि एग्जैक्टली गोल ऐसा होता है, एक स्मार्ट बोल के एक वो आता है, आप लोग शायद MBA जो कर रहे हो उनको पता होगा। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे 5 साल में ये करना है। ड्रीम ऐसा होता है कि मुझे ये करना है, कब करना है वो मालूम नहीं है। मैं IAS बनना चाहता हूँ, लेकिन कैसे बनूंगा, क्यों बनूंगा, क्या करूंगा ये बनने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन गोल वो होता है कि स्पेसिफिक हो, मैं IAS बनना चाहता हूँ, कितने दिनों में, 5 सालों में। कैसे बनूंगा, मुझे पढ़ाई करना होगा। गोल वो होता है कि मुझे 100 बीघा का फिशरी चाहिए। स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का जो एस होता है वो स्टैंड करता है स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि 100 बीघा का फिशरी चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, M फॉर मेजरेबल, F फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलायबल, T फॉर टाइम, कितना दिन में करूंगा वो। तो ड्रीम वर्सेस गोल का यही मसला है। अभी हम लोग जो आप बिजनेस में आना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर लाइफ में आना चाहते हो, तो आप लोगों को गोल सेट करना है। वो गोल सेट करने के लिए आपको छोटे छोटे, सर ने जैसे बताया, छोटे छोटे स्टेप्स लेना होगा कि मैं आज जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे एक दिन में बैठा नहीं हूँ। आप लोगों के सामने जो बोल रहा हूँ मैं एक दिन का एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़े। मैंने ये किया, मैंने क्या क्या किया वो भी रहेगा आपके सामने, किस साल में क्या क्या किया। तो आप लोग गोल सेट करो कि मुझे 5 साल में ये करना है। उस गोल को आप ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे स्टेप्स में। 5 साल में ये करना है तो 1 साल में मुझे ये करना ही पड़ेगा।
उस एक साल का गोल को, जैसे आप लोग सिलेबस रहता है कॉलेज का, आप लोग स्टूडेंट्स कितने हैं सर? सब स्टूडेंट्स ही हैं? तो आप लोगों का जो साल का सिलेबस रहता है, तो वो तो आप एक दिन में खत्म नहीं करते हो। आपको जैसे 4 साल आप लोग पढ़ाई करते हो या 5 साल पढ़ाई करते हो, तो वो टोटल ओवरऑल जो कोर्स है उसको 5 साल में 1 साल के लिए डिवाइड किया जाता है। फिर वो जो 1 साल का कोर्स होता है उसको सर को दिया जाता है कि आप ये 1 साल में खत्म करो। फिर सर क्या करते हैं कि मुझे इस महीने ये करना है, 1 महीने में ये खत्म करना है, तो साल में जाके मैं ये खत्म कर पाऊंगा। तो महीने का जो आपका कोर्स रहा उसको सर हफ्ते में और दिन में डिवाइड करते हैं कि मैं इस हफ्ते में ये कोर्स खत्म करूंगा, तभी जाके साल में मुझे वो किताब खत्म कर पाऊंगा। सर बैठ के अगर सोचते रहे कि मैं 1 साल में ये खत्म कर दूंगा, थोड़ी ना खत्म होगा, नहीं होगा ना। तो वो उसको आप साल में डिवाइड करो, महीने में डिवाइड करो, फिर हफ्ते में डिवाइड करो, एटलीस्ट उसका 50% तक अचीव करना ट्राई करो, फिर जाके आपका गोल अचीव होगा। एक दिन में एक बिल्डिंग थोड़ी ना बनता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टार्ट कैसे करना है? आपने गोल सेट कर लिया। गोल कैसे सेट करोगे कि मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस के लिए तो आपको आइडिया भी चाहिए। उस आइडिया के लिए आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे सोसाइटी में क्या पड़ेगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम से मुझे याद आया, कल रात को मैं जब गेस्ट हाउस में सोने वाला था तो मुझे एक चीज देखा कि इलेक्ट्रिक मैट्रेस, शायद आप लोगों के यहाँ पे कॉमन है वो चीज, हमारे यहाँ पे नहीं है। वो प्रॉब्लम किसी ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैट्रेस चाहिए जो आपका बिस्तर को गर्म करके रखेगा। वो प्रॉब्लम है, उसको आप आइडेंटिफाई करो। उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन लेके आओ, ऐसा सॉल्यूशन कि वो हर किसी के लिए, मतलब जिसके लिए आप ये बना रहे हो वो खरीद सके उसको, उसका प्राइसिंग डिसाइड करो। अभी वो इलेक्ट्रिक मैट्रेस अगर 2 लाख का होता, 2.5 लाख का होता, हर कोई थोड़ी ना खरीद सकता उसको। ये जो प्रॉब्लम है, अभी मान के चलो दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्म होता है, वहां पे थोड़ी ना चलेगा, नहीं चलेगा। तो प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई, आप कुछ डेमोग्राफिक करो, फिजियोग्राफिक करो कि यहाँ पे ये चीज चाहिए जो जनरल लोगों को दिखने को नहीं मिला। जिसने वो इलेक्ट्रिक मैट्रेस बनाया उसको लगा कि हाँ ये यहाँ पे होना चाहिए, तो उन्होंने बना के दिया। आज आप लोग सब लोग यूज कर रहे हो उसको। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालो, इनोवेशन करो उसमें। या फिर ऐसा होता है कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बिना प्रॉब्लम का भी बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। जैसे पहली बार किसी ने फोन इंट्रोड्यूस करा। फोन तो सिर्फ बात करने के लिए होता है, उसके लिए उसको फोन बोला जाता है। उसमें तो कैमरा का जरूरत नहीं था, उसके लिए अलग से कैमरा होता था। तो किसी ने सोचा कि फोन में हमको कैमरा अटैच करना है। कैमरा भी आ गया था, क्वालिटी भी अच्छा, मतलब कैमरा भी आ गया था, फोटो भी खींच रहे थे। किसी ने सोचा कि इसका क्वालिटी बेटर करना है। पहले 1 कैमरा आता था, फिर उसके बाद 2 बना, उसके बाद 3 बना। अभी किसी फोन में 6 कैमरा भी यूज होता है। तो हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको समझना होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। मार्केट में आप देखोगे पहले नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज होते थे, आज के दिन में कॉस्मेटिक्स कितना सारा ब्रांड। अभी नायका करके नया रिसेंटली एक ब्रांड आया है, वो तो बिलियंस में खेल रहे हैं। मामा अर्थ करके एक कंपनी है, वो भी बिलियंस में खेल रहे हैं। तो हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका सॉल्यूशन और इनोवेशन होना जरूरी होता है।
तो आप लोग अगर स्टार्टअप करना चाहते हो तो ये दो चीजें हमेशा याद रखना है। एक तो आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम सबसे क्रूशियल है, और फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, राइट सॉल्यूशन, सो दैट कस्टमर एंड द सॉल्यूशन शुड बी कोई भी कस्टमर उसको खरीद सके, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट ये हमारा टाइमलाइन है, हमने क्या क्या किया। तो 2018 में हमने जब शुरू किया था तब हमने ओन फार्मिंग से शुरू किया था और सीड सप्लाई कर रहे थे हम लोग लोकल फार्मर्स को। 19 में लगा कि हम लोग जब फार्मर को सीड दे रहे हैं तो फीड भी दे सकते हैं, तो फिर जाके हमने फीड देना शुरू किया। फिर अगर सीड फीड दोनों एक ही जगह से मिल रहे हैं तो मेडिसिन भी लेके जाएंगे फार्मर। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताया था ना कि प्रॉब्लम ये नहीं था कि उनको मेडिसिन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये था उनको मेडिसिन के लिए दूसरा दुकान में जाना पड़ रहा है, दूसरा शॉप में जाना पड़ रहा है। तो हमने मेडिसिन भी इंट्रोड्यूस करा। फिर जाके 2020 में हमने सीड वगैरह एक्सटेंडेड रेंज में, एक्सपांडेड रेंज में लाना शुरू कर दिया। पहले हम लोग 2 या 3 तरह के सीड दे रहे थे, जैसे सिंगी था और IMCs वगैरह दे रहे थे। उसके बाद हमने उसमें हर तरह का सीड इंट्रोड्यूस करा कि जिसको भी जो भी चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। हमने इंपोर्ट करा बांग्लादेश से। पहले हम लोग लोकली कलेक्ट कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा से ले रहे थे। फिर बांग्लादेश से भी सिंगी, मागुर, पंगास, तिलापिया और पबदा, गुलशा, वो सब भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो जैसे कि आपको बुखार हुआ है, आपको पेट दर्द का दवा देने से तो नहीं होगा, तो उसका मेडिसिन जो दे रहे हैं वो राइट मेडिसिन देना पड़ेगा, जिसके लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी होता है। आपको रेड डिजीज, फिश को रेड डिजीज हुआ है तो उसको फंगल का इन्फेक्शन का मेडिसिन देने से तो नहीं होगा। तो हमने एक्वा लैब इंट्रोड्यूस करा जिसमें हम लोग हर तरह का डिजीज डायग्नोस्टिक्स वहाँ पे करते हैं, जिसके ऊपर बेस करके मेडिसिन दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया फार्मरों के बीच में, क्योंकि उनको एक तो खर्चा बहुत कम करना पड़ता है। अभी पहले जो 5000 का मेडिसिन लाते थे, अभी उनको 200 रुपए का मेडिसिन देने से ही हो जाता है, क्योंकि वो पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को कि ये बीमारी हुआ है तो इसको इसी का ही मेडिसिन चाहिए। पहले क्या होता था कि मछली में रेड डिजीज आ गया, उसमें जियोलाइट भी दिया जाता था, उसमें प्रोबायोटिक्स भी डाला जाता था, फिर जाके उसको एंटीबायोटिक भी खिलाया जाता था। अभी उसको रेड डिजीज हुआ है तो सिर्फ उसको रेड डिजीज का ही मेडिसिन मिलेगा। अभी आपका पीएच बढ़ा है तो पीएच का ही दवाई मिलेगा वहाँ पे प्रोबायोटिक देने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको सैनिटाइजर देने का जरूरत नहीं है। पहले हम लोग फार्मर्स ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे कि ग्लूटाल्डिहाइड में और एंड्रोफ्लॉक्सासिन में क्या डिफरेंस है। अभी फार्मर वो समझ रहे हैं। फिर हमने 2020 में RS सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। हमने वहाँ पे बनाया 9,20,000 लीटर का। फिर हमने कंसल्टेंसी शुरू की कि आप फार्मर्स लोग अगर हमसे सीड, फीड, मेडिसिन सब कुछ ले रहे हैं तो आपका खर्चा कैसे कम किया जाए। तो हम लोगों ने एक पैकेज देना शुरू किया कि आप लोग सब कुछ हमसे लो, प्रोडक्शन तक गारंटी हम लोगों का रहेगा कि आपका इतना % प्रॉफिट होगा, जितना दिखाएंगे उससे 10% ज्यादा या 10% कम। नेक्स्ट, फिर 2021 में जाके सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने अभी तक करा है, फिश वाले ऐप, जो कि 2021 में था इंडिया का पहला ऑनलाइन फिश मार्केट। ये क्या करता है, मैंने जो पहले स्लाइड में मैंने जो बोला था कि कोई भी फार्मर अगर असम से है वो वेस्ट बंगाल में किसी को भी पैसा भेजता था और वो पार्टी फोन रिसीव नहीं करता था पैसा लेने के बाद। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रहा था और फार्मर प्राइसेस वगैरह भी कंपेयर नहीं कर सकता था। मैं जब भी बोलता हूँ मैं 10 दुकान में जाऊंगा प्राइस पूछने के लिए, सेम मछली का प्राइस 10 दुकान में अलग अलग बताएंगे। इसमें क्या करा हम लोगों ने, वेंडर्स हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना चालू कर दिया। उसके बाद
वेंडर्स के सामने हमने पूरा फार्मर का वो डाटाबेस लाके रख दिया कि आप हर फार्मर को आप बेच सकते हो, लेकिन आपका प्राइसिंग और आपका क्वालिटी अप टू द मार्क होना चाहिए। तो ये ऐप फार्मर और जो वेंडर्स है, एक्वाकल्चर इनपुट्स के जो वेंडर्स है उनको कनेक्ट करते हैं। एक फार्मर यहाँ पे बैठ के पूरा इंडिया का जितना भी वेंडर्स है, जो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उनका प्राइसिंग कंपेयर कर सकते हैं कि सिंगी का प्राइस असम में क्या चल रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, आंध्रा में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, वो कंपेयर करके वहां पे खरीद सकता है। अभी फार्मर फिश वाले ऐप को पे करेगा, फिश वाले ऐप में पैसा देगा कि मुझे ये चीज 10,000 पीस चाहिए। फार्मर पैसा देगा, फिश वाले ऐप क्या करेगा, वो पैसा ऐप में रख देगा। उसके बाद जिस वेंडर से वो खरीदेगा, वो वेंडर वो फार्मर को सप्लाई करेगा। उसके बाद फार्मर कंफर्मेशन देगा कि हाँ मुझे माल मिल गया। उसके बाद वो पैसा उस वेंडर को दिया जाएगा। फिर हमने अपना मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। 2022 में जाके हमने एक्वा हब शुरू किए, जिसमें लाइव फिश का ट्रेडिंग होता है। जैसे आप अभी मार्केट में जाओगे मछली खरीदने के लिए, यहाँ का मुझे नहीं पता है, आप दिल्ली साइड में जाओगे या फिर वेस्ट बंगाल साइड में जाओगे, आपको मरा हुआ मछली मिलेगा बाजार में खरीदने के लिए। तो हमने क्या किया, लाइव फिश फार्मर से उठाया, लाके यहाँ पे रख दिया, जिसको जितना पीस चाहिए वो लेके जा सकता है वहाँ से। इस तरह से उनको फार्मर को रेट भी अच्छा मिल गया, कस्टमर को जिंदा मछली मिल गया। फिर हमने ऐप को भी बहुत सारा अपडेट्स दिया है, उसमें आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हमारा ऐप है, ऐसा दिखता है। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, फिश वाले करके सर्च करने से। नेक्स्ट स्लाइड। 6 लैंग्वेजेस है हमारे ऐप में, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी एंड पंजाबी। नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारा मार्केट प्लेस, जिसमें हर तरह का वेंडर्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट्स वगैरह, सेल भी कर सकते हो आप। इवन प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे एक फार्मर सेल भी कर सकता है कि मेरे पास जितना मछली है, कोई भी रेट कोड करके यहाँ से लेके जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। एक डायरी डैशबोर्ड है, ये ऐप का सबसे खूबसूरत पार्ट है। इसमें क्या होता है, फार्मर्स अभी आप लोग जैसे कोई भी हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग खाता बुक यूज करते हैं, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली फार्मर के लिए नहीं है। उसमें आप सिर्फ खर्चा कितना हो रहा है, उसमें से कितना आ रहा है, वही आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली फॉर फिशरीज है। आपका कितना का सीड आया, कितना खर्चा हुआ, कितना लेबर में गया, सब कुछ यहाँ पे आप हिसाब रख सकते हो। टोटल एक्सपेंसेस, आपका फीड एक्सपेंसेस क्या है। उसके बाद ये डायरी आपका खर्चे पे बेस करके आपका फिशरीज में कितना एक्सपेक्टेड बॉडी वेट मछली है वो शो कर देगा। आपको फार्म पे जाके वो नेटिंग करना नहीं है कि मेरे फार्म पे इतना 2000 केजी मछली है या 3000 केजी मछली है। ये ऐप आपका खर्चा कितना हुआ, जैसे सीड 100 केजी मैंने स्टॉक कर दिया, उसमें फीड डाल दिया 500 केजी, उसका एफसीआर का एक मोटा मोटा कैलकुलेशन निकाल के एक्सपेक्टेड बॉडी वेट वो बोल देते हैं कि आपका फिशरी में इतना एक्सपेक्टेड बॉडी वेट का वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फार्मर्स खुद से पॉन्ड पैरामीटर्स भी अपलोड कर सकते हैं कि पीएच इतना रहा, एमोनिया इतना है, टर्बिडिटी इतना है, सब कुछ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये ऐप सजेस्ट करेगा आपका पीएच कम है या फिर आपका पीएच ज्यादा है, तो ये ऐप बोल देगा कि आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हो इसके ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। हमने इसमें फिश बुक करके एक सोशल कॉर्नर भी रखा, जिसमें फार्मर्स कोई भी स्टोरी डाल सकते हैं, कोई भी जैसे आपका अभी आप फेसबुक पे डालोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, फेसबुक में हर तरह के लोग रहते हैं, मतलब फिशरीज फेटर्निटी के भी लोग रहेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी लोग रहेंगे, बाहर के भी लोग, टीचर्स भी रहेंगे, बिल्डर भी रहेंगे। तो उसमें आप फिशरीज का अपलोड करते रहोगे तो उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये ऐप तो हर कोई डाउनलोड नहीं करेगा, ये ऐप डाउनलोड करेगा जो भी फार्मर्स है वही करेगा या फिर वेंडर्स करेगा। तो आपका फिशरी में कोई भी फार्म पे डिजीज हो गया है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दो, दूसरा फार्मर जिसका भी सेम प्रॉब्लम हुआ था उनको सॉल्यूशन मिला, वो यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं।
या फिर हमारा बैकएंड के जो एक्सपर्ट टीम है वो भी यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऐप। नेक्स्ट स्लाइड। सो सर ने बोला था हमारा आरएएस सिस्टम के बारे में भी बोलने के लिए थोड़ा सा। ये रहा हमारा आरएएस का सिस्टम। तो आरएएस किस किसने देखा है यहाँ पे? आपने देखा? कैसा होता है, आप थोड़ा सा बोलेंगे? सर मैं वहाँ देखा है, वहाँ जो ग्रोइंग टैंक्स होती है, वो टैंक्स बनी हुई है राउंड सर्कल में, तो सेंटर में एक आउटपुट जैसा होता है पाइप। तो पता नहीं चल, वो तो अभी को पता, वो उतना मैंने देखा नहीं। हाँ। तो उनसे पूछने की कोशिश की थी, तो जितना उनसे हो सका तो उन्होंने बोला था। तो सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसमें पाइप भी कोई 2-3-4 फुट की फिक्स होती है, तो जो पानी है वो सर्कुलेशन में चलता रहता है। तो शायद उस जो पॉइंट है वहाँ से वो जो भी है वेस्ट मटीरियल वो तो जाता है पीछे शायद किसी टैंक में, तो वहाँ फिल्ट्रेशन वो ट्रांसफिल्टर्स लगे थे। तो उनके यहाँ वैसे ट्रांसफिल्टर्स नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि कुछ इसमें हमें और भी ऐड करना है, तो वो उसका टाइम नहीं था। लेकिन बाहर उनके पीछे एक बड़ी टैंक्स बनी थी, उनमें वो बड़ी मीडिया जो डाले हुए थे ना वो लगे थे, तो वहाँ से फिल्ट्रेशन करके एक टैंक से दूसरे टैंक में आते थे। तो रिवर्स वो पानी उनके टॉप ऑफ द जो टैंक है, टॉप ऑफ द लेवल में वो पॉइंट्स लगे थे, जहाँ से वो रिसाइकिल जो था साफ होके तो उनके जो बेड है तो वो गिर रहा था पानी मोटर की वजह से। तो सारा ऐसा ऐसे कुछ देखा है। ठीक है। और उन्होंने एक सिस्टम अच्छा रखा, यहाँ तो एक एरिया थे बहुत, तो उन्होंने सेंसर सिस्टम पे वो डीजी सेट लगा रखा था। तो जब लाइट आती थी तो विदिन आई थिंक 5 और 6 सेकंड्स में वो ऑटोमेटिक जनरेटर चलने लगता था। तो जो एरेशन पे मोटर लगे थे बड़े ब्लॉक, और उन्होंने स्टैंड बाई में वहाँ ऑल्टरनेटिव ये दूसरा सिस्टम भी रखा था सर। जैसे एक मोटर है स्टैंड बाई में उन्होंने दूसरा मोटर रखा था पार्ट में हो। तो उनसे मैंने पूछा था कि अगर खुदा ना करता तो भी फेलियर हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, उन्होंने कहा था कि वो सेंसर सिस्टम के बाद हमारा सिस्टम चलने लगता है, तब भी अगर फेलियर हुआ तो हमें यही कोई 2 या 3-4 घंटे मिलते हैं ये सारा सिस्टम रेस्टोर करने में। जैसे एडिशन का हुआ या कुछ ऐसा कुछ जो भी होगा तो 4 घंटे मिलते हैं एक बंदे के, 4 घंटे हमको ये सारा सिस्टम। तो इसलिए उन्होंने सारा सिस्टम जो भी था कुछ जैसे एडिशन मोटर थे वो भी स्टैंड बाई में रखा था। उनके पास जनसेट भी स्टैंड बाई में था, ताकि फेलियर ना हो तो वो काम करे। सो आप लोगों ने स्टडी किया होगा आरएएस के बारे में। मतलब क्या है इस सिस्टम का? तो बोलेंगे राइट, रिसर्कुलेट्स थ्रू फिल्टर्स। तो इसका सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इसमें पानी का वेस्टेज नहीं होता है। 100% यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, जो कि हर मतलब हर फैक्ट्रीज का वो मोटो होता है कि 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। तो इसमें जैसे आप फिशरीज वगैरह करोगे तो हर साल को आपको पानी निकालना पड़ता है, इतना सारा मतलब टन्स ऑफ लीटर्स आपको फेंकना पड़ता है। आप दूसरा कुछ सिस्टम स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ज़्यादा कर सकते हो, इंटेंसिव रहता है ये, सुपर इंटेंसिव कल्चर बोला जाता है इसको। ये क्यों कर सकते हो, कैसे करोगे, इसमें मैं आऊँगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फिल्ट्रेशन सिस्टम। आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप कहीं पे भी कैसे भी आरएएस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कंक्रीट के टैंक चाहिए या फिर आपको जैसे एसएस का टैंक चाहिए, वो सब नहीं है। आप जैसे टारपोलिन लेके भी कर सकते हो उसको, या फिर आप कहीं पे भी टैंक्स बनाए उसमें भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहला पार्ट आरएएस में आता है टैंक्स बनाना। जो टैंक होता है उसका स्लोपिंग ऐसा होना चाहिए कि उसका एंगल रहता है स्लोपिंग का, तो वो एंगल एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैं दूंगा बाद में इसमें। तो उसका जो स्लोपिंग का एंगल रहता है कि आपका जो भी मछली का वेस्टेज है वो जाके नीचे जमा हो, बीच में आए। जब पानी उसमें घूमे वो पानी
अंदर अंदर की तरफ आ जाए, जिसमें सक्शन के जरिए वो आपको फिल्ट्रेशन तक जाए। अगर उसमें ही टैंक में अगर वो आप फ्लैट बनाओगे तो कहीं पे भी आपका वेस्टेज जमा होता रहेगा, वो जाके आपका फिल्ट्रेशन तक जाएगा नहीं। अगर वो स्लज वो वेस्टेज फिल्ट्रेशन तक जाएगा नहीं, इसमें अमोनिया बढ़ जाएगा। तो इसमें 4-5 लेयर का फिल्ट्रेशन रहता है। कैसा फिल्ट्रेशन रहता है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहले जो सर्कुलर टैंक होता है वहां से पानी जाता है ड्रम फिल्टर में, ड्रम फिल्टर में से पास होके जाता है सम में, सम में से बायोफिल्टर के थ्रू ओजोनिफिकेशन होता है उसका, फिर यूवी डिसइंफेक्टेशन होता है, फिर ऑक्सीजनेशन करके उसको कल्चर टैंक में लाया जाता है। ये होता है पूरा एक साइकिल आरएस का। जो कल्चर टैंक होता है उसका जो स्लोपिंग होता है, मैंने बताया उसमें एंगल होना जरूरी होता है, जिसके वजह से वो आपका स्लज जाके बीच में जमा हो। तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है ड्रम फिल्टर, बायोफिल्टर, ओजोन, यूवी डिसइंफेक्टेशन और ऑक्सीजनेशन। ये 4-5 चीजें हैं, वो बहुत जरूरी है आरएस में। बिना इसके आरएस कंप्लीट नहीं है। सिर्फ आपके पास टैंक रहेगा, आप इसमें से बीच में से एक गायब कर दोगे तो उसमें तो नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आरएस में किसी तरह का केमिकल यूज नहीं होता है। आरएस में किसी तरह का मेडिसिन, मतलब आपका एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ बीमारी लग गया तो वो तो अलग बात है, लेकिन आरएस में किसी तरह का मेडिसिन आप यूज नहीं कर सकते, एंटीबायोटिक्स वगैरह इसमें यूज नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड। ये ऐसा होता है ड्रम फिल्टर। ड्रम फिल्टर क्या करता है? ड्रम फिल्टर क्या करता है, कोई बता सकता है? सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव करता है। अभी ये सॉलिड पार्टिकल आता कहाँ से? आप तो मछली रखोगे इसमें, एक्सक्रीटा, और कहाँ से आता है? जो फीड बचता है, फीड बचता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जो मछली का एक्सक्रीटा वो तो है ही, जो आपका फीड पार्टिकल्स रह जाता है खाने के बाद, उससे पानी में अमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें आरएस में क्या करता है, हम जब ड्रम फिल्टर के थ्रू से पास करते हैं, ड्रम फिल्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, कोई बता सकता है यहाँ पे? उसके अंदर क्या होता है, वो चीज क्या है? ड्रम फिल्टर, हाँ सील रहेगी, हाँ मैश रहेगा वो, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल देगा। हाँ। तो ड्रम फिल्टर बेसिकली कुछ नहीं होता है, उसके बीच वो आप एक नेटिंग रहता है उसके साइड में, जो गोल गोल दिख रहा है वो एक मोटर के साथ चेन से कनेक्टेड रहता है। बीच में वो आपको एक एंगुलर टाइप का वो दिख रहा है, जी सर। उसके बीच में से पानी को भेजा जाता है। भेजने से क्या होता है, वो पानी ओवरफ्लो होके वो साइड से निकलता है और नेट के थ्रू से बाहर निकल जाता है। और नेट जो है वो घूमता रहता है और साइड में वो ब्लू कलर का वो दिख रहा है ना, उसमें बैकवॉश वाटर दिया जाता है, स्प्रे किया जाता है वाटर से, वो साफ होता है और बैकवॉश से वो पार्टिकल्स निकल जाता है। तो ये जो मैश है, ये जो जाली है, इस जाली में 10 माइक्रोन से जितने भी बड़े पार्टिकल्स है वो यहाँ पे रह जाते हैं, वो बाहर निकल जाए। वो आप खुद भी बना सकते हो। ड्रम फिल्टर ऐसा मतलब तुरम खा वाली वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपल चीज है। एक नेट रहेगा, उसके अंदर में आप बैकवॉश मोटर से पानी स्प्रे करोगे, वो नेट घूमता रहेगा, उसके बीच में आपका सॉलिड पार्टिकल रह जाएगा। तो बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करना है ड्रम फिल्टर के थ्रू से। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बायोफिल्टर्स। बायोफिल्टर्स क्या होता है, कोई बता सकता है? बायोफिल्टर में होता क्या है? हाँ, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन में क्या होता है? इसमें हाँ एक्सक्रीटा में होते हैं, उसको फिल्ट्रेट करते हैं। हाँ जैसे अमोनिया वगैरह जिससे बैक्टीरिया ग्रो हो, फिर उसके एग्जैक्टली। तो बायोफिल्टर एक चीज है जो इट्स काइंड ऑफ आप बोल सकते हो बैक्टीरिया का घर है वो। इसमें आप
जैसे आपका नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया है, वो सब वहाँ पे घर बनाते हैं। बैसिलस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ये जो गोल गोल दिखाया गया है ये मीडिया बोलते हैं इसको। ये बहुत आप बायो बॉल्स भी बना सकते हो, क्ले से बनाया जाता है। जो कीचड़ होता है ना उसको गोल करके उसको आप सुखा के फिर उसको मतलब गर्म करके फिर से सूखा, उसके बाद बायो बॉल्स में उसमें भी बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। ये जो मीडिया से इसमें भी बैक्टीरिया ग्रो होता है। तो आप किसी में भी कर सकते हो, जैसे आपका बजट है उसके ऊपर आप ये बना सकते हो। तो ये जो बैक्टीरिया का घर होता है, ये घर इसलिए बनाया जाता है कि जो पानी ड्रम फिल्टर के थ्रू से पास होके आया है उसमें सिर्फ सॉलिड पार्टिकल रिमूव हुआ है। मछली का जो भी यूरिन्स वगैरह है उसमें भी तो आपका नाइट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है यूरिन्स वगैरह में, उससे भी एमोनिया बढ़ने का चांसेस रहता है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है उसकी वजह से एमोनिया बढ़ने का। तो उसको ये बैसिलस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया और जो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रीफाइंग जो भी बैक्टीरिया है वो क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हार्मलेस होता है मछली के लिए। तो आपका पहले ही बोला था मैंने, आरएस में कोई भी केमिकल यूज नहीं कर सकते हो आप, जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन के थ्रू ही करना पड़ता है। तो आपका पहला सॉलिड पार्टिकल रिमूव हो गया, अभी एमोनिया का जो भी आपका वो था वो भी रिमूव हो गया थ्रू बायोमीडिया। बायोमीडिया में क्या रहता है, बैक्टीरियस रहता है, अच्छे बैक्टीरियस, जो कि आपका बैसिलस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हो गया, जो कि आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, जैसे माइक्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, तो इतना टेक्निकल टर्म हमको याद नहीं रहता है, हम तो फार्मर है ना। तो दो लेयर में वो होता है, इसमें मैंने लिख के दिया है अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्राइट NO2, एंड NO2 सेकंड लेयर में NO2 इज converted by nitrate by oxidizing bacteria, that is Nitrosomonas and Nitrosococcus, into nitrate in the end of the product of nitrification, nitrification reaction। हाँ हाँ ठीक है, पीछे वाले इसमें। हाँ, तो ये जो बैक्टीरियाज इनको रिमूव करता है, इसको तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, बैक्टीरियाज को वर्क करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बायोफिल्टर्स जिस चैम्बर में रहेगा उसमें अलग से हम एरिएशन पुट करके देते हैं, जैसे आपको ऊपर का इमेज में देखने को मिलेगा जो हमारा फार्म का है। तो इसमें हमने एरिएशन अलग से हमने इसमें डाल के दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अभी आपका क्या क्या रिमूव हुआ, सॉलिड वेस्ट हो गया, लिक्विड वेस्ट में हमारा एमोनिया हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें पानी में हम लोग ऑक्सीडेंट्स मिलाएंगे। ऑक्सीडेंट्स कहाँ से आएगा, सबसे अच्छा चीज है ओजोन। ओजोन में क्या रहता है, O3। ठीक है, ओजोन हम लोग इंजेक्ट करते हैं। इसमें ओजोन के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन जनरेटर रहता है, उसका फोटो यहाँ पे नहीं डाला गया। ऑक्सीजन जनरेटर रहता है, उसको एक साथ मिला के एक चैम्बर में डाला जाता है। जब पास करेगा, या तो आप डायरेक्टली उसका जो पाइप है पाइप के अंदर डाल सकते हो, या फिर एक चैम्बर बना के उसके अंदर भी ओजोनिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाता है ओजोनिफिकेशन करने से। जैसे हमने बताया था कि हम लोग इंटेंसिव कल्चर कर रहे हैं, सुपर इंटेंसिव कल्चर कर रहे हैं, उसके लिए आपका पानी का क्वालिटी बेहतरीन होना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा मछली रहते हैं। जैसे आप फार्म पे डालोगे, फार्म पे क्या होगा, आप बहुत बड़ा एरिया में बहुत कम मछली डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा मछली डाल रहे हो, जिसकी वजह से ये मछलियाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे अगर ओजोनिफिकेशन नहीं होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। और ये है यूवी फिल्टर। यूवी फिल्टर क्या होता है, यूवी होता क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स। तो
अल्ट्रावायलेट लाइट्स हम लोगों के आंखों के लिए बहुत खराब होता है। उसमें डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज हमारे आंखों में गया तो हम अंधे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट्स एक इसके थ्रू मतलब पाइप के थ्रू पास कराया जाता है। पानी जब पास होगा तो उस पाइप के थ्रू में पास होगा जिस पाइप के साइड में यूवी रेज लगे होंगे। तो ये बेसिकली आपका जो भी वायरस एंड बैक्टीरियाज है वो एक्यूमुलेट होने नहीं देता है, आउटब्रेक होगा। अगर आपका टर्बिडिटी बढ़ेगा तो आपका वायरस और बैक्टीरिया का आउटब्रेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके थ्रू से पास करने से वो कंट्रोल होता है, क्योंकि हम अगर बैक्टीरिया और वायरस कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन वगैरह होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो और कुछ है क्या? नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ऑक्सीजनेशन के लिए इस तरह का पंप यूज किया जाता है। ये पंप से रिंग ब्लोअर, रूट ब्लोअर रहता है, एरिएटर रहता है। तो आप छोटा छोटा एरिएटर रहता है जो टैंक्स में यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली टैंक्स में डाला जाता है। कि एरिएटर देखा है ना सबने? तो एरिएटर से बेसिकली जो एयर बबल्स है वो क्रिएट किया जाता है। जितना ज्यादा एयर बबल्स होंगे उतना ज्यादा मछलियां खेलेंगी, जितना ज्यादा मछलियां खेलेंगी उतनी ज्यादा बड़ी होंगी। ठंडी में मछली का ग्रोथ बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? फीड मिलेगी अच्छे से। हाँ, ठंडी में ठीक है फीड कम लेते हैं, ये क्या कम लेते हैं? ऑक्सीजन कम हो जाता है और मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। और रीजंस बहुत होते हैं। रीजंस हाँ, तो वही तो इसी के लिए तो ठंडी बोला ना, क्योंकि उनका मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, जिसके लिए उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है। ठंडी में टेम्परेचर कम हो जाता है। अच्छा, मछली का डेफिनेशन किसको पता है? Sir, fish is a cold-blooded vertebrate that have fins for locomotion and gills for respiration. एग्जैक्टली, कोल्ड ब्लडेड होने के वजह से मछली को ठंडी में मूवमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उनको, जिसके वजह से मछली का जो अगर मूवमेंट ही नहीं होगा तो उसमें जैसे हम लोग अगर खाने के बाद मूवमेंट नहीं करेंगे, हम लोगों के बॉडी में फैट जमा होगा कि नहीं? तो मछली का ऑर्गन्स में भी आप ठंडी इधर का मछली आप काटोगे तो उसके अंदर जितना फैट्स मिलेगा उस कंपैरेटिवली आप गर्मी के जगह पे जाओगे उसका वो मछली काटोगे उतना ज़्यादा फैट नहीं मिलेगा। तो अगर जितना ज़्यादा फैट जमा होगा, अगर आपका जो इसको क्या बोलते हैं जिसमें खाना जमा होता है वो ऑर्गन को क्या बोलते हैं? स्टमक। सॉरी। तो स्टमक के साइड में आपका अगर फैट जमा हो गया, अंदर में फैट जमा हो गया तो उतना खा ही नहीं, इंटेक ही नहीं कर सकता। अगर वो इंटेक नहीं करेगा वो तो बड़ा नहीं होगा। जितना ज्यादा वो इंटेक करेगा, जितना खेलेगा कूदेगा दौड़ेगा उतना ज्यादा उसका ग्रोथ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्म पे भी अगर मछली कर रहे हैं तो हम लोग उसमें एरेटर के थ्रू हो या फिर मोटर के थ्रू हो, हम लोग उसमें पानी मतलब फुवारा बना के डालते हैं जिसमें ऑक्सीजन बबल्स क्रिएट हो, जिसकी वजह से मछली बहुत ज़्यादा भाग सके। जितना ज़्यादा वेव्स रहेगा आपके फार्म पे उतना ज़्यादा मछली का ग्रोथ बेटर रहेगा। ठंडी के दिन में हम लोग यही ज़्यादा करते हैं कि मछली में फार्म पे बहुत ज़्यादा वेव्स का हम लोग तो ठंडी में आरएस में एक्चुअली हमारे इधर क्या होता है फॉगी, बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाता है, जिसकी वजह से आरएस में हम लोग फार्मिंग करेंगे तो उसमें बीमारी भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो फार्म पे हम लोग का जो स्टॉकिंग डेंसिटी होता है उसको कम कर देते हैं, पानी का लेवल कम किया जाता है जिसकी वजह से सनलाइट नीचे तक जा पाए, जो कि आपका गर्मी के दिन में 8 फीट 10 फीट तक रहता है, उसका पानी का लेवल लाके 3 फीट तक कर दिया जाता है। जितना ज़्यादा सनलाइट पास होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ रहेगा उसमें। ठीक है, सो यही था बेसिक चीज़ें जो मुझे पता है, मैंने सीखा है प्रैक्टिकली। मुझे इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है आप लोगों के जैसा। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। Or insight for the students how to start a startup. So thank you so much for elaborating all the things related to the